So, in today's lecture, we are going to discuss the semiconductors and devices. तो ये हमारी लास्ट यूनिट है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पीएन जंक्शन पढ़ना है, देन वी विल स्टार्ट रेक्टिफायर, देन बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, चॉपर, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। अब ये मैं मान करके चल रहा हूँ कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने 12th में पढ़ रखा है वो आपको पहले से आता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे कोई खास चर्चा नहीं करने जा रहे। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने स्लाइड्स बना दिया है, आपको जो भी रिवाइज करना हो वो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे आप देखो यहाँ पे एटम्स के बारे में मैंने लिखा है, एटम्स क्या होते हैं, उसमें चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते होंगे कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर कंडक्टर की हम बात करें तो कंडक्टर के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 1, 2 या 3 के बराबर होता है। सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर होते हैं और इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 इसके बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि करंट का कंडक्शन, करंट किस तरह से फ्लो करती है। इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता है। सेमीकंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है और सेमीकंडक्टर्स में करंट, अगर हम उसके कुछ प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो उसमें करंट के कंडक्शन को हम बेहतर तरीके से करंट को हम कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने बैंड थ्योरी के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो अगर हम बैंड थ्योरी की बात करें तो बैंड थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं, जैसे एनर्जी बैंड आप देख लो। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में एनर्जी बैंड जैसे किस तरह से होगा, एक तो कंडक्शन बैंड है, दूसरा वैलेंस बैंड है और इसके बीच में जो है वो एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है। तो अगर कंडक्टर की बात करो तो कंडक्टर के केस में ये एनर्जी गैप कुछ भी नहीं, दिस इज कंडक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो यहाँ पे 0 होती है। अब अगर बात करो आप इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ये काफी ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। और अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करो तो सेमीकंडक्टर्स में जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये कम होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस सेमीकंडक्टर के केस में जो आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप है विच इज इन द रेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से पहुंचा दें, फिर से मेरी बात सुनना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर हम किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दें तो फिर करंट का कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब करंट हमारी फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये एक चार्ट मैंने बनाया है कि सेमीकंडक्टर्स को बनाने में हम किस किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और जनरली जर्मेनियम, सिलिकॉन इसका इस्तेमाल होता है और इसी से हम जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स में जो करंट का फ्लो होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हमारी करंट फ्लो करती है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर्स में आप बात करो तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन दोनों के मूवमेंट के कारण जो करंट है वो कंडक्ट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगी और होल्स भी मूव करेगा। ठीक है, इन दोनों के मूवमेंट के कारण करंट वहां पे कंडक्ट होती है। अब जैसे सेमीकंडक्टर में हम बात करें, दो तरह की सेमीकंडक्टर होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें हम क्या करते हैं, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी को अगर हम इसमें मिक्स करते हैं तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है और जो हमारा सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। फिर से आप सुन लें, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम किसी भी तरह की इम्प्योरिटी को मिला देंगे तो वो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, तो अब किस तरह की इम्प्योरिटी को हम मिलाते हैं,
एक जैसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम मिलाते हैं और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम मिलाते हैं, ठीक है। अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को आपने मिलाया तब जो सेमीकंडक्टर बनेगी उसको हम वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनती है, और जब आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया तब जो सेमीकंडक्टर बनती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनती है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से ये बनता है। अब जैसे ये हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट में अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद हैं, और दूसरा भी आपने सिलिकॉन लिया है और कोवेलेंट बॉन्ड्स किस तरह से बन रहा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, ठीक है, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो तब जो सेमीकंडक्टर बनता है, जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर होता है, उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब देखो कैसे होगा। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आपने इनमें से किसी वजह से हमने फास्फोरस को ले लिया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सिलिकॉन के 4 हैं। तो देखो 4 सिलिकॉन, जो 4 सिलिकॉन हमने यहाँ पे लिया है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो पेंटावेलेंट फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो इन सिलिकॉन के साथ जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, वन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर नंबर ऑफ फास्फोरस हम एटम लेते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे काफी ज्यादा बचेगी, ठीक है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी है वो हमारी करंट कंडक्ट हुई। तो इसमें क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज का फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर के तौर पे बन रहा है, तो इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। अब हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम डोप करते हैं। अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कर रहे हैं तब जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। जैसे आप देख लीजिए, अब ट्राइवेलेंट में जैसे हमने एल्युमिनियम ले लिया, गैलियम लिया, इंडियम लिया, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो 3 जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक हमारा जो होल यहाँ पे हमारा बचता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे यहाँ पे होल्स होते हैं, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स होगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर के तौर पे होल्स होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से करंट का फ्लो होता है। कई बार ये डेरिवेशन पूछा जाता है, कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स लिए हैं, अब ये टर्म्स क्या क्या है इसको आप एक एक करके देख लें। जैसे पहला हमने बात किया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, Ne, इसको हमने दिखाया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, इसको हमने NH से दिखाया है। देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne से दिखाया है। नंबर ऑफ फ्री होल्स, इसको हमने NH से दिखाया है। E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज कैरियर है हमारा 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। Vv ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का और होल का, दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने सेम मानी है। और एक टर्म है मोबिलिटी, म्यू ई। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को हम म्यू ई से दिखा रहे हैं और होल की मोबिलिटी को हम म्यू एच से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और एक्स हमने इसकी कोई भी एक लेंथ ले ली, और वहीं पे हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारा करंट कंडक्ट करेगा। जैसे देखें आप, जे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया। करंट का मतलब क्या हो गया, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, Q बाई टी। आई को हमने Q बाई टी से दिखा दिया, और A। अब Q को हम दिखा सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E और इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो ये टोटल चार्ज यहाँ पे मौजूद हो गया। सो E इंटू एन ई डिवाइडेड बाई ए टी। ठीक है, आगे हम बढ़े तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने x x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बच गया, देखो आप E इंटू एन ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स इंटू टी। ठीक है, अब आप देखिए x इंटू ए, एक्स क्या है, एक लेंथ है, और a क्या है, एरिया है। तो एरिया में अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगी, वॉल्यूम। ठीक है, एन ई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू ई इंटू एक्स अपॉन टी। ठीक है, यही हमने लिखा है। तो अब आप देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, अब जिसकी भी बात करें। फिर से देखो आप, एन ई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने क्या कह दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई इलेक्ट्रॉन, और x बाई टी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको हमने क्या कह दिया, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, dt। यही से हमने, अगर हम आगे बढ़े तो एन ई इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, इसको हमने म्यू इंटू ई से दिखा दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, दिस इज म्यू इंटू ई। म्यू मतलब क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, J इज इक्वल टू एन ई ई इंटू म्यू ई इंटू ई, और J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है, एन ई इंटू ई इंटू म्यू ई। ठीक है, सो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब जो ये कंडक्टिविटी होगी किसके किसके वजह से होगी, एक तो कंडक्टिविटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से म्यू ई, और एक कंडक्टिविटी होगी होल्स की वजह से। ठीक है, so this is the conductivity in semiconductor। अब आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, इसकी संख्या बराबर होती है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा होती है, होल्स वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। और अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत कम संख्या में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे होती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तौर पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की मोबिलिटी होगी। और अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो चूंकि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी, और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो मोबिलिटी ऑफ होल्स। सो दिस इज द कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम एक बार भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, when a p-type material is brought in contact with n-type semiconductor, जब एक p-type सेमीकंडक्टर को एक n-type सेमीकंडक्टर के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। अब ये कांटेक्ट कैसा भी हो सकता है, अब ये फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है या ये मेटलर्जिकल कांटेक्ट हो सकता है। तो अगर p-type सेमीकंडक्टर को n-type सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में लाया जाता है, एक जंक्शन बनती है, जिस जंक्शन को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। ये जंक्शन बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द जंक्शन, और इसी जंक्शन को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें पीएन जंक्शन में हमने यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म किया है। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया, और ये किस तरह से फॉर्म होता है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो क्या होता है कि जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेकर के आते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो पी टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एन टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो क्या होगा, होल्स होगा। ठीक है, मैं उल्टा बोल गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो होल्स होगा, और एन टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप पी टाइप मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ लेकर के आते हैं तो क्या होता है कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप मटेरियल
यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द जंक्शन और डिफ्यूज करके इस तरफ ये एन रीजन पी रीजन में चले जाते हैं। फिर से मेरी बात को सुनो, जो एन टाइप मटेरियल है, इस एन टाइप मटेरियल में जो जंक्शन के नजदीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो जंक्शन के नजदीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द जंक्शन, ये जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूज करते हैं और ये पी रीजन में चले जाते हैं। उसी तरीके से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे जंक्शन के नजदीक, जंक्शन के विसिनिटी में होल्स होते हैं, वो डिफ्यूजेस अक्रॉस द जंक्शन, वो जंक्शन को डिफ्यूज करके और इस तरफ हमारे एन टाइप रीजन में चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो आप नेगेटिव देख रहे हैं, जिस तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद थे, जब वो इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा तो यहाँ जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको कर लेना एक बार। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये एन टाइप रीजन है और ये पी टाइप रीजन है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चला गया और ये होल्स इस तरफ चला गया, डिफ्यूज कर गया, तो ये जो प्लेस यहाँ पे बचा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो प्लेस है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि जो फर्दर चार्ज कैरियर है उसका मूवमेंट रुक जाएगा। फिर से आप सुने, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे ये जंक्शन है, इसके नजदीक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस जंक्शन को के क्रॉस डिफ्यूज होगा और डिफ्यूज करके पी टाइप रीजन में पहुंचेगा, और जो इस पी टाइप रीजन में जंक्शन के नजदीक होल्स हैं, वो डिफ्यूज करके इस एन टाइप डिफ्यूज करेगा अक्रॉस द जंक्शन और ये एन टाइप रीजन में पहुंचेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाली हुआ, ये जो प्लेस यहाँ पे खाली हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ गलती से नेगेटिव लिखा हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, और यहाँ पे चूंकि यहाँ होल्स था, ये यहाँ पे खाली हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फर्दर चार्ज कैरियर है उसका मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। और एक पोटेंशियल डेवलप होगी जिसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, और इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग। अब हम बात करें, हम पीएन जंक्शन को किस तरह से दिखाते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले बात करें कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन, दोनों कंडीशन में किस तरह से ऑपरेट करता है। अब देखिए, फॉरवर्ड बायस कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि पी टाइप जो मटेरियल है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी फॉरवर्ड बायस कंडीशन। पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को बैटरी के नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगा। और उसी तरीके से रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स बायस में जस्ट आप इसका रिवर्स अगर कनेक्शन कर देंगे, पी को बैटरी के नेगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव से, तो क्या होगा, तब ये रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करेगा। अब देखते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैसे ऑपरेट करता है। अब आप समझें, पी टाइप रीजन में यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या है, होल्स है, और एन टाइप रीजन में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही ये एन टाइप रीजन नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो ये क्या करता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जो पी टाइप में होल्स मौजूद है उसको बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जो ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, ये क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। फिर से आप समझे, जो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, जब ये एन टाइप से कनेक्ट होता है, तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है एन रीजन में, इसको ये रिपेल करता है, और रिपेल करने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जो ये विड्थ है ये कम होने लगेगी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये क्या करेगा, पी टाइप में जो हमारे होल्स हैं उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये हमारे डिप्लीशन विड्थ कम हो जाएगी, ठीक है। अब धीरे धीरे अगर आपने मान लो यहाँ से जो वोल्टेज अप्लाई किया, अगर ये वोल्टेज आपने बढ़ाना शुरू किया तो ये डिप्लीशन विड्थ और कम होगी और कम होगी, और अगर
जो बैरियर पोटेंशियल थी, जैसे सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जर्मेनियम के केस में ये बैरियर पोटेंशियल 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मान लिया हमने अगर ये सिलिकॉन है, तो अगर आपने इसमें जो बैरियर पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो अगर आपने उसके बराबर पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया, तो क्या होगा कि ये पोटेंशियल हमारी खत्म हो जाएगी और फर्दर जो है चार्ज कैरियर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हमारे होल्स इस तरफ आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ आने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और इसके कारण यहाँ पे करंट कंडक्ट। ठीक है, अब रिवर्स बायस कंडीशन की हम बात करें, तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है कि जो बायसिंग है ये हम उल्टा कर देते हैं, मतलब P को हमने बैटरी के नेगेटिव से, N को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो इसमें जो हमारे P टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या है, होल्स, और जो माइनॉरिटी कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बहुत कम होते हैं। अब N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये काफी संख्या में है, लेकिन होल्स क्या है, बहुत कम संख्या में। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो और ये यहाँ पे जो आपके माइनॉरिटी कैरियर है होल्स, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन हमारी बढ़ने लगेगी। फिर से आप समझे क्या होगा कि अगर आपने इस, मैं फिर से इसको कह रहा हूं, आप फिर से ध्यान दें, इसमें जो हमारा P टाइप में जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर है, फिर से सुनो, P टाइप में जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर है, उसको ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, उसको वो क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इस तरफ खिसकेगी, और इसमें N टाइप में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ये क्या होगी, बढ़ने लगेगी, ये बढ़ने लगेगी। मैं उल्टा बोल गया था। और क्या होगा, जो P टाइप में हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और N टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर है वो क्या है, होल्स, उस होल को ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारा मूव करेगा, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करंट कंडक्ट होती है, इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण यहाँ पे करंट का कंडक्शन होगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो बहुत कम संख्या में होती है, तो यहाँ जो करंट होगा वो काफी कम होती है, माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे करंट होती है, और फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जो करंट है वो मिली एम्पियर में करंट होती है। ठीक है, तो यही हमने देखा। अब अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक में आप देख लो, समझते हैं। जैसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपने वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किया, थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई किया तो डिप्लीशन विड्थ क्या हो गई, कम हो गई, और किया और कम हुई, और किया और कम हुई। फाइनली जो नी वोल्टेज अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट। तो अगर सिलिकॉन है मान लिया, तो जैसे ही ये 0.7 वोल्ट के बराबर हो गई, अब क्या होगा कि जैसे ही आप वोल्टेज इससे थोड़ा सा भी बढ़ाया तो तेजी से करंट का फ्लो होना शुरू होगा, कारण चार्ज कैरियर का मूवमेंट बढ़ जाएगा, और चार्ज कैरियर का जैसे ही मूवमेंट बढ़ेगा तो तेजी से हमारी जो करंट का कंडक्शन है वो स्टार्ट। और अगर हम रिवर्स बायस कंडीशन में बात करें, तो रिवर्स बायस कंडीशन में एक मैंने आपको कहा कि माइक्रो एम्पियर में करंट होती है, बहुत कम करंट फ्लो करती है। और क्या होता है कि जो करंट होती है वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। तो आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा, उससे ज्यादा आप जहां बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, करंट तेजी से हमारी कंडक्ट होगी, जो कि माइक्रो एम्पियर में ही होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन, ड्यू टू the built-in electric field, due to the built-in electric field, minority carriers in the both region will be able to cross the depletion region. मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, in case of reverse bias condition, due to built-in electric field, minority charge carriers in the both region will be able to cross the depletion region. ठीक है, और इसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हमारा करंट, हमारी कंडक्टर
सो ये हमारा पीएन जंक्शन था जिसके बारे में हमें पढ़ना था। देखो, हमें बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं पढ़ना है, हमें उसी हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो है व्हाट इज पीएन जंक्शन, हाउ द पीएन जंक्शन इज फॉर्म, और इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक दिखाएं, बीआई कैरेक्टरिस्टिक जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफायर। ठीक है, हम रेक्टिफायर स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर में क्या क्या है? रेक्टिफायर जैसा कि आप जानते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या यूनिडायरेक्शनल करंट में चेंज करता है रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी which periodically reverses direction into unidirectional current। एसी की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होती है, पीरियोडिकली चेंज होती है, उसको ये यूनिडायरेक्शनल करंट जिसको डीसी हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जो रेक्टिफायर हमें पढ़ना है, दो तरह का रेक्टिफायर यहाँ पे देखना है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह की होगी, एक है सेंटर टेप रेक्टिफायर और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, और इन्हीं दोनों के तीनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, आप समझो इसको। हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर की सर्किट लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? देखो, ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है, एक्चुअली जो आप वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो लो वोल्टेज लो करंट पे वर्क करता है, हाई वोल्टेज हाई करंट पे काम नहीं करता है। हाई वोल्टेज हाई करंट पे इलेक्ट्रिकल सर्किट काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कम वोल्टेज पे काम करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा लिया है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को कम करके इस रेक्टिफायर की सर्किट में ये दे रहा है। ठीक, अब हमने क्या किया, जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया और इसके आउटपुट में एक टर्मिनल पे हमने यहाँ पे एक डायोड लगा लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे पीएन जंक्शन लगा लिया, डायोड लगा लिया, और एक्स और वाई टर्मिनल के क्रॉस में हमने एक कोई रेजिस्टिव लोड है ये हमने लगा लिया। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने सप्लाई दिया, ट्रांसफार्मर में सप्लाई दिया, एसी इनपुट आया, अब आउटपुट पे क्या होगा, हमने मान लिया किसी इंस्टेंट पर जो ए टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, किसी इंस्टेंट पर ए टर्मिनल पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अगर ये ए टर्मिनल पॉजिटिव है, अगर ये डायोड के पॉजिटिव एनोड के साथ अगर ये कनेक्ट होगा तो ये डायोड क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑपरेट करेगी, और जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑपरेट करेगी तो क्या होगा, करंट कंडक्ट करेगी। मतलब ये जो आउटपुट यहाँ है वो सेम आउटपुट आपको यहाँ पे मिल गया। फिर से आप देखिए, जब ये टर्मिनल ए अगर ये किसी समय में पॉजिटिव होगा तो बी टर्मिनल क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो उस समय ये डायोड, मान लो ये डायोड D1 है सपोज, तो ये कंडक्ट करेगी, और कंडक्ट करने का मतलब क्या है, आउटपुट पे आपको ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हुआ, मतलब अगर हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये डायोड हमारी कंडक्ट कर गई, आउटपुट पे आपको कुछ फॉर्म मिलेगी। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव हाफ कंप्लीट हो गया, अब ये नेगेटिव हाफ शुरू हुआ, तो नेगेटिव हाफ में क्या हो जाएगा, ये डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होगी। रिवर्स बायस कंडीशन में होने का मतलब क्या है, ना के बराबर नेग्लिजिबल करंट होगी, तो आपको आउटपुट पे कोई भी वेवफॉर्म नहीं मिला। जब आपको इनपुट, जब ये पॉजिटिव थी ये, तब आप ये डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में था, करंट यहाँ पे फ्लो कर रही थी। जब ये करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगी, आरएल के थ्रू फ्लो करेगी, तो आई इंटू आर आउटपुट पे आपको एक वोल्टेज की वेवफॉर्म मिलेगी, जो हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिल गया, जब डायोड कंडक्ट किया तो वोल्टेज मिला, नहीं कंडक्ट किया तो वोल्टेज नहीं मिला, फिर कंडक्ट किया तो वोल्टेज मिला, तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो रेक्टिफाइड वेव, मतलब हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव में मिलता है। एक बार पॉजिटिव हाफ में मिलता है, नेगेटिव में नहीं मिलता है, फिर पॉजिटिव में मिलता है, नेगेटिव में नहीं मिलता है, ये सिलसिला चलता है। अब आप कहेंगे कि ये डीसी कहाँ हुआ, यस ये डीसी नहीं हुआ, इसके अंदर रिपल्स मौजूद है। उस रिपल को दूर करने के लिए बाद में हम इसमें कई तरह के फिल्टर्स लगाते हैं। वो फिल्टर क्या करता है, जैसे एल फिल्टर, सी फिल्टर, एलसी फिल्टर, इस तरह के फिल्टर हम लगाते हैं। वो फिल्टर क्या करता है, डीसी को जो एसी कंपोनेंट्स हैं उसको फिल्टर आउट कर लेता है और डीसी को आगे फ्लो होने देता है। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर में पहला पढ़ते हैं, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। अब आप इसमें देखें सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर कैसे ये काम करता है। हम इसमें दो डायोड लेते हैं, एक डायोड लिया D1, दूसरा डायोड लिया D2। ठीक है, अब आप देखिए जो डायोड हमारा ये वापस हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया है,
और इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो हमने इन दोनों डायोड में हम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करेगा, देखो आप, हमने यहाँ पे क्या किया है, सेंटर में इसके बीच में टैपिंग की, यहाँ से एक हमने टर्मिनल निकाल दिया और यहीं पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है। अब आप देखो, मान लो किसी इंस्टेंट पर टर्मिनल ए, अगर किसी इंस्टेंट पर टर्मिनल ए जो आउटपुट का वेवफॉर्म है, सपोज किया ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, जो डायोड का यहाँ पे एनोड है, ये एनोड के साथ हमारा पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होगी। अगर ए पॉजिटिव है तो बी क्या होगा, नेगेटिव। अगर बी नेगेटिव है तो डायोड नेगेटिव टर्मिनल, अगर एनोड मतलब ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका मतलब डायोड D2 क्या होगी, रिवर्स बायस्ड। तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड है, ये कंडक्ट करेगी और कंडक्ट करने के कारण इसमें से करंट का फ्लो होना शुरू होगा, आरएल के थ्रू यहाँ पे करंट हमारी फ्लो करेगी, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट जहां से एंटर किया पॉजिटिव, जहां से छोड़ा वहां पे नेगेटिव। आउटपुट पे आपको एक वोल्टेज मिलेगी, देख सकते हैं ये वोल्टेज किसकी वजह से मिली, डायोड D1 के वजह से आपको ये वोल्टेज मिली। ठीक है, अब क्या हो गया, जब अब ए पॉजिटिव था तो बी नेगेटिव था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ कंप्लीट हो गया, अब क्या हो, ए नेगेटिव हो गया तो बी क्या होगा, पॉजिटिव। अब टर्मिनल बी जब पॉजिटिव होगी तो क्या होगी, अब ये एनोड, ये डायोड का एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब ये डायोड D2 फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये क्या होगा, डायोड D1 रिवर्स बायस्ड। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होगी तो ये कंडक्ट करेगी वापस, ये करंट यहाँ से अंदर जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर उसी तरह से हमें आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगा। जब ये करंट कंडक्ट करेगी, एक रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगी तो वोल्टेज की ड्रॉप होगी। ठीक है, तो आपको आउटपुट पे एक बार वोल्टेज D1 की वजह से, दूसरी बार वोल्टेज D2 की वजह से, ये सिलसिला चलता रहता है और हमें ये रेक्टिफाइड वेवफॉर्म मिलता है। ठीक है, रेक्टिफाइड वेवफॉर्म में क्या है, इसमें रिपल्स मौजूद है, इन रिपल्स को आप फिल्टर्स की मदद से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, एल फिल्टर, सी फिल्टर, एलसी फिल्टर, और उन फिल्टर्स की मदद से आप इस रिपल्स को रिमूव कर सकते हैं और जो आउटपुट पे आपको वेवफॉर्म मिलेगी उसमें से आप डीसी कंपोनेंट को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा लास्ट वन, दिस इज ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव में ब्रिज रेक्टिफायर। अब यहाँ पे ध्यान देना इसके कंस्ट्रक्शन, D1 और D2 इसको आप अपोजिट में लगाएंगे, इस तरह से D1 और इसी तरह से D2, ये सेम पैरेलल में लगाया है, और D3 D4 इसको आपने सेम पैरेलल में लगाया है। ठीक है, और यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं और ये इनपुट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और एक टर्मिनल इसका यहाँ पे। अब आप देखो, जिस समय मान लो ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आप गौर करिए, जिस समय ये टर्मिनल मान लो आप ए है, जिस समय टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब डायोड D1 क्या हो जाएगी, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड, ये एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड। ध्यान से समझिए इसको, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड। अब D4 की बात करो, ये पॉजिटिव तो डायोड D4 क्या है, ये रिवर्स बायस्ड। ठीक है, अब ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव है तो D1 तो फॉरवर्ड हो गया, अब D2 की बात करें तो ये टर्मिनल नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो डायोड D2 क्या होगी, ये भी फॉरवर्ड बायस, क्योंकि नेगेटिव इस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट है, मतलब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड बायस हो गई अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है तो। अब आप देख लें ये वाला डायग्राम, डायोड D1 पॉजिटिव हो गई तो करंट कैसे कंडक्ट करेगी, यहां से करंट आई D1 में गई, D1 से T1 से लोड में गई, लोड से ये D2 में गई और फिर D2 से इस तरह से वापस यहाँ चली गई। बात समझ में आ गई आपको। तो जब टर्मिनल ये मान लो ए, इसका आप नाम दे दो, ए अगर पॉजिटिव है और बी अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, डायोड D1 और D2 ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हुई और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। आउटपुट पे आपको वोल्टेज का वेवफॉर्म मिलेगा और ये D1 और D2 के कंडक्शन के कारण मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, टर्मिनल ए मान लो ये हो गई नेगेटिव और ये हो गई पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जैसे ये टर्मिनल नेगेटिव हुआ तो अब डायोड D1 तो हो गई रिवर्स बायस, लेकिन D4 क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और जब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो D2 हो गई रिवर्स बायस, लेकिन D3 क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस। अब करंट कैसे कंडक्ट करेगी, देखिए, अगर ये पॉजिटिव तो करंट यहां से आई D3 में गई, D3 से लोड में गई, लोड से फिर D4 में गई और D4 से वापस जो है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ।
अब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, D3 एंड D4 की वजह से अब आपको आउटपुट पर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक बार आउटपुट आपको D1 D2 की वजह से मिल रहा है, दूसरे बार आपको D3 D4 की वजह से मिल रहा है, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें से जो रिपल्स हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं, और रिपल्स को रिमूव करके जो आपको डीसी कंपोनेंट है उसको हम ले सकते हैं। अब इसमें दो चीज है, एक है रिपल फैक्टर और एक है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। आप इन दोनों को भी पढ़ लीजिए। रिपल फैक्टर क्या है, देखो रिपल फैक्टर का मतलब है कि जो आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है उसमें जो एसी कंपोनेंट मौजूद है डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट, उसी को हम रिपल फैक्टर कहते हैं। जो आउटपुट वेवफॉर्म है, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट, जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसमें जो एसी कंपोनेंट मौजूद है उसकी आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट, इसी को हम रिपल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो रिपल फैक्टर की जो वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे, तो ये रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आप देखो रिपल फैक्टर अगर आप निकालते हैं तो आई आरएमएस जो आउटपुट का वेवफॉर्म है, एक बार हम पीछे देखते हैं। अब देखो जो ये आउटपुट है इसकी अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो इसमें एसी और डीसी दोनों का स्क्वायर अंडर रूट होगा। देखो फिर से समझिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ ये रेक्टिफाइड आउटपुट, इसमें क्या होगा, आई एसी का स्क्वायर प्लस आई डीसी का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, यही हो जाएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो हमने जो एसी कंपोनेंट है उसमें आई आरएमएस का स्क्वायर माइनस आई डीसी का स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू माइनस डीसी का स्क्वायर, आपने जब माइनस कर लिया तो जो एसी कंपोनेंट मौजूद है वो मिल गई हमें, और डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी सॉरी रिपल फैक्टर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब रिपल फैक्टर की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आई आरएमएस अपॉन आई डीसी का स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो अगर आप हाफ वेव के लिए बात करें तो हाफ वेव के लिए जो आईडीसी की वैल्यू है वो IM बाई पाई हो जाती है, ये आपने पहले भी निकाला है, एवरेज वैल्यू जिसको हम कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन जो रिपल फैक्टर है ये हाफ वेव के लिए इसकी वैल्यू 1.21 आ जाएगी, और फुल वेव के लिए इसकी वैल्यू 0.483 आ जाएगी, IM बाई अंडर रूट 2 आ जाएगी। तो आप इसको निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। इस रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी में क्या है, जो आउटपुट पर आपको डीसी मिल रही है उसके कारण जो पावर मिलेगी डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, द रेशियो ऑफ डीसी पावर टू द अप्लाइड जो रेशियो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इसी को हम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी कहते हैं। तो आउटपुट पर जो पावर मिल रही है वो डीसी पावर आउटपुट मिल रही है, और इनपुट पावर जो भी आप दे रहे हैं तो आई डीसी का स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस आरएल, ये आपको आउटपुट पर पावर मिल गई। और जो एसी पावर है वो आप कैसे निकालेंगे, जो आरएमएस वैल्यू है करंट की एसी की उसका स्क्वायर इंटू आरएल जो लोड रेजिस्टेंस है, प्लस आरएफ डायोड जो है उसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड होगा तो उसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो इससे आप रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देख लो आप आईडीसी मतलब एवरेज वैल्यू आपने IM बाई पाई और आरएमएस वैल्यू हाफ वेव के लिए IM बाई 2, इससे अगर आप निकाल लेंगे तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की वैल्यू करीब करीब 40.6% आएगी, और फुल वेव के केस में रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 81.2% के आसपास आएगी। तो यही चीज हमें पढ़ना था, तो हमने इसमें कवर किया पीएन जंक्शन और दूसरा रेक्टिफायर। तो काइंडली अब आप इसको एक बार देख लें, और फिर जो भी कोई आपको डाउट होता है